हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जहां हम बात करते हैं सच्चाई की, फैक्ट्स की और रियलिटी चेक की। आज का टॉपिक है एक बड़ी खबर जो शायद आपने भी सुनी होगी। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यन ने रिसेंटली अनाउंस किया कि इंडिया ने जापान को जीडीपी के मामले में पिछाड़ दिया है और हम अब दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। अब ये खुशी का मौका है या थोड़ी जल्दबाजी में की गई है अनाउंसमेंट? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ का असर क्या आपकी जेब तक पहुंच रहा है? आज के इस वीडियो में हम इस खबर के हर पहलू को डायसेक्ट करेंगे, आईएमएफ के डेटा से लेकर ग्राउंड रियलिटी तक। और हाँ, हम ये भी देखेंगे कि ये जीडीपी का नंबर गेम आपकी जिंदगी में क्या मतलब रखता है। सो ग्रैब इट। चलिए शुरू करते हैं। 24 मई 2025 को नीति आयोग की 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के बाद सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यन ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, इंडिया अब दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। हमने जापान को पिछाड़ दिया है और अब सिर्फ अमेरिका, चाइना और जर्मनी हमसे आगे हैं। ये खबर सुनते ही मीडिया में एक वेव आ गया। इंडिया ने जापान को पिछाड़ दिया, भारत का डंका दुनिया में। लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ और रिपोर्ट्स आई और कंफ्यूजन शुरू हो गया। नीति आयोग के ही एक मेंबर अरविंद वीरमनी ने कहा कि ये बात अभी कंफर्म नहीं है। उन्होंने कहा 2025 के एंड तक इंडिया शायद फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन अभी ये एक फोरकास्ट है, फाइनल डेटा नहीं है। और आईएमएफ, जिसका डेटा नीति आयोग ने कोट किया, उन्होंने भी अभी तक ऑफिशियली ये नहीं कहा कि इंडिया ने जापान को ओवरटेक कर लिया है। तो ये क्या है, सच्चाई या जल्दबाजी? चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले लेट्स टॉक नंबर्स। आईएमएफ की अप्रैल 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 2025 में अराउंड 4.187 ट्रिलियन डॉलर्स होने का अनुमान है, जबकि जापान की जीडीपी 4.186 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास रहेगी। ये डिफरेंस है सिर्फ $1 बिलियन का, मतलब एकदम नेक टू नेक रेस चल रही है। लेकिन ये नॉमिनल जीडीपी होती क्या है? सिंपल लैंग्वेज में ये एक कंट्री का टोटल इकोनॉमिक आउटपुट होता है जो यूएस डॉलर्स में मेजर किया जाता है। अब इस नंबर के हिसाब से इंडिया और जापान के जीडीपी में डिफरेंस इतना छोटा है कि ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि हमने जापान को अभी ऑफिशियली ओवरटेक कर लिया है। और एक बात, आईएमएफ का ये डेटा एक प्रोजेक्शन है, ना कि फाइनल फिगर। फाइनल जीडीपी डेटा के लिए हमें 2025 के एंड तक वेट करना होगा, जब साल भर का इकोनॉमिक नंबर्स कंपाइल होंगे। तो जब नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि हम भी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, तो शायद उन्होंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। अब ये तो नहीं है कि कोई प्रैंक खेल गया, लेकिन यहाँ पर एक एक्स यूजर ने तो लिखा है कि बीवीआर सुब्रमण्यन ने थोड़ी जल्दी बोल दिया। बात तो सही है, बस 1 साल पहले अनाउंस कर दी। लेकिन ये जल्दबाजी क्यों है और इस अनाउंसमेंट का असली मतलब है क्या? चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि इंडिया ने जापान को ओवरटेक किया। ये बड़ी बात है, कोई यहाँ पे शक नहीं। एक डिकेड पहले हम फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में से थे और आज हम टॉप 5 में हैं। अब ये दिखाता है कि इंडिया की इकोनॉमी तेजी से ग्रो तो कर रही है। आईएमएफ के मुताबिक इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 2025 और 2026 में 6.2 तक रहेगी, जो ग्लोबल एवरेज से कहीं ज़्यादा है। अब इसमें देखें तो ये ग्रोथ का जो मतलब, क्या मतलब है इसमें आम आदमी के लिए? जब हम बोलते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर्स की है, तो क्या ये पैसा आपकी जेब में आ रहा है? क्या आपकी सैलरी बढ़ रही है? क्या आपकी सेविंग्स में इजाफा हो रहा है? अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉमिनल जीडीपी का साइज एक कंट्री का टोटल आउटपुट दिखाता है, लेकिन ये नहीं बताता कि ये पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसके लिए हमें पर कैपिटा जीडीपी देखना पड़ता है। इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी अभी भी जापान से कहीं कम है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जापान से 10 गुना ज़्यादा है। तो ये जीडीपी ग्रोथ का फ़ायदा हर सिटीजन तक बराबर नहीं पहुंचता। अब चलिए थोड़ी सी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। अब जब भी बाजार जाएंगे तो ग्रोसरीज खरीदते होंगे या पेट्रोल भरते होंगे, तो क्या महसूस होता है? कांग्रेस लीडर पवन खेरा ने एक वैलिड पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा जीडीपी का नंबर बढ़ाना तो ठीक है, लेकिन अमीर और गरीब का बीच गैप क्यों बढ़ रहा है? मिडिल क्लास ईएमआई भरते भरते क्यों परेशान है? और अनएम्प्लॉयमेंट 45 साल के पीक पर क्यों है? ये सवाल हम सबके मन में है। आईएमएफ के डेटा के मुताबिक इंडिया की पर कैपिटा इनकम पिछले एक डिकेड में डबल हुई। 2013 में $1,438 से बढ़कर 2025 में $2,880 हुई। ये अच्छी बात है, लेकिन इन्फ्लेशन और राइजिंग कॉस्ट के साथ ये ग्रोथ का असर दिल से दिल तक नहीं पहुंचता।
और एक बड़ी बात, इनइक्वालिटी। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के टॉप 1% लोग 40% से ज़्यादा नेशनल वेल्थ कंट्रोल करते हैं। तो जब हम बोलते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है, तो ये पैसा एक छोटे से ग्रुप तक कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, ना कि हर घर तक। ये जीडीपी का नंबर गेम थोड़ी सी डबल एज्ड स्वॉर्ड है। एक तरफ ये दिखाता है कि इंडिया ग्लोबल स्टेज पर एक पावर हाउस बन रहा है, दूसरी तरफ एक ग्राउंड लेवल पे आपकी ज़िंदगी में कितना चेंज ला रहा है, ये सवाल भी अभी बाकी है। थोड़ी सी बात ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की करते हैं। इंडिया का जापान को ओवरटेक करना एक बड़ा माइलस्टोन है, लेकिन ये ग्लोबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में भी दिखा जाना चाहिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली कहा कि एप्पल आईफोन्स का मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में होना चाहिए, ना कि इंडिया में। इससे इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे क्या असर पड़ेगा? नीति आयोग के सीईओ ने इसका जवाब देते हुए भी कहा, टैरिफ रेट्स क्या होंगे ये अनसर्टेन है, लेकिन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक सस्ता और अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन सकता है। ये बात सही है। इंडिया की लेबर कॉस्ट और गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे मेक इन इंडिया और पीएलआई ने हमें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में हेल्प किया है, लेकिन ग्लोबल ट्रेड वॉर्स और टैरिफ्स के चलते चैलेंजेस भी हैं। और एक चीज़, जापान की इकोनॉमी स्टैग्नेटिंग है। उनकी पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है और उनका डेट टू जीडीपी रेशियो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 250%। तो इंडिया का जापान को ओवरटेक करना सिर्फ हमारी ग्रोथ का रिजल्ट नहीं है, बल्कि जापान के इकोनॉमिक स्ट्रगल्स का भी रिफ्लेक्शन है। तो अब सवाल यह है, अगला स्टेप क्या है? नीति आयोग के मुताबिक इंडिया अपनी पॉलिसीज और ग्रोथ रेट को मेंटेन रखता है, तो 2.5 से 3 यहाँ पे 3 साल में हम जर्मनी को भी पिछाड़ सकते हैं और दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं। इंडिया का जो जीडीपी है वो 4.287 ट्रिलियन हो जाएगा 2026 तक। लेकिन इसके लिए हमें कुछ की एरियाज पे फोकस करना होगा, जैसे रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, आम आदमी तक ग्रोथ का फायदा पहुंचाना होगा, जॉब क्रिएशन करने होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करना, क्योंकि 45 साल का हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कोई छोटी बात नहीं है। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल ग्रोथ, ग्रीन और सर्कुलर इकोनॉमी पे फोकस करना, जैसे नीति आयोग की मीटिंग में डिस्कस हुआ। नेक्स्ट आता है एजुकेशन एंड स्किल्स, हमारी यंग पॉपुलेशन को स्किल्ड बनाने के लिए एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए। और हाँ, नीति आयोग ने ये भी कहा कि अगस्त में एसेट मोनेटाइजेशन का दूसरा राउंड अनाउंस होगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंड्स आएंगे। ये सब स्टेप्स इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन, विकसित भारत बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक पर्सनल क्वेश्चन करते हैं, ये जीडीपी ग्रोथ, ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी का टैग, ये सब आपके लिए क्या मतलब रखता है? क्या आपकी सैलरी बढ़ रही है? क्या आपके सेविंग्स में इजाफा हो रहा है? या फिर आप भी मिडिल क्लास का उसी स्ट्रगल में, जहां हर महीने बजट टाइट होता है, जा रहा है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपकी ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्या ये इकोनॉमिक ग्रोथ का असर आपकी ज़िंदगी में दिख रहा है? और अगर नहीं, तो आपको क्या चेंजेस चाहिए? इंडिया का जापान को ओवरटेक करना एक बड़ा माइलस्टोन है, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। हमारी असली जीत तब होगी जब ये ग्रोथ हर घर, हर जेब, हर दिल तक पहुंचेगी। तब तक अपना ऑप्टिमिज्म रखिए, अपनी आवाज़ उठाइए और अपने सपने बड़े रखिए, क्योंकि ये देश हम सबका है और इसका फ्यूचर भी हम सबके हाथों में है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म। थैंक यू।